नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में आज जो है जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और ये हमारा आईआर का सेक्शन है। जीएस के प्रश्न पत्र 2 में आप देखेंगे तो पॉलिटी के साथ साथ आईआर भी आता है उसमें। और आईआर के तहत जो है गुजराल सिद्धांत क्या है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताना है। 12 का प्रश्न है और 2 डायमेंशन में है कि सबसे पहले तो गुजराल सिद्धांत क्या है इसकी आपको चर्चा करनी है, फिर वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आइए देखते हैं। गुजराल सिद्धांत जो है भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसे 1996 से 98 के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने प्रस्तुत किया था। मतलब यह सिद्धांत जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे 96 से 98 के बीच मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा ही जो है प्रतिपादित की गई थी। इसीलिए इसे गुजराल सिद्धांत कहा भी जाता है। यह सिद्धांत भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब आप इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था कि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो नेबरहुड की बात होती है कि नेबरहुड फर्स्ट, तो उसी की ये पृष्ठभूमि तैयार करता है कि भाई किस तरीके से चीजें जो है हमारे जो पड़ोसी हैं हमारे लिए कितने ज्यादा कीमती हैं, उपयोगी हैं। और सबसे पहले हम इनको अपने व्यापार के लिए या जो हमारे आपसी संबंध है उनको हम बलिदान देंगे। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि भारत एक बड़े एवं शक्तिशाली देश के रूप में अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति उदारता पूर्ण रवैया जो है वो अपनाए। यह सिद्धांत पंचशील के सिद्धांतों और जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से भी जो है वो प्रेरित है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। मतलब इस सिद्धांत में ये है कि भारत अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल साउथ में का एक तरीके से नेतृत्व कर रहा है। हालांकि चाइना के द्वारा इसे रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारी स्थिति है वर्तमान में, जो हमारे आसपास के देश हैं, चाहे वो बंगाल हुआ, सॉरी बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, नीचे मालदीव हुआ, नेपाल हुआ, तो ये सारे जो देश हैं, तो यहाँ क्या है कि हमारी स्थिति एक बड़े भाई की। तो बड़ा भाई से ये उम्मीद भी की जाती है कि वो अपने छोटे भाइयों के प्रति थोड़ा उदार दृष्टिकोण अपनाए। और वो तब और ज्यादा हो जाती है कि जब बड़ा भाई कुछ ज्यादा संपन्न हो जाए। यदि इन देशों से तुलना करी जाए तो हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं देश दुनिया में और उस दिशा में निरंतर प्रगति भी कर रहे हैं। तो गुजराल सिद्धांत के द्वारा प्रयास किया गया कि भाई ठीक है, हम अगर प्रगति कर रहे हैं तो हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी हैं हम उनसे भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएंगे और उनकी भी प्रगति में हम भरसक प्रयास करेंगे कि उनकी भी प्रगति हो, ताकि हमारे जो है वो रिश्ते बहुत अच्छे बने। और यही जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है कि भाई हम जो है आपकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आपके व्यापार वाणिज्य में आपको बढ़ाने में भी योगदान देंगे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनकी अहिंसात्मक जो विदेश नीति, उसको भी जो है कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो गुजराल सिद्धांत के पीछे की अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो किसकी है, तो वही जो हमारा पंचशील का सिद्धांत है या जवाहरलाल नेहरू की अहिंसात्मक विदेश नीति का जो सिद्धांत है उसकी पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। तो ये इस प्रश्न का जो है थोड़ा सा आपने पृष्ठभूमि बताया, गुजराल सिद्धांत के बारे में चर्चा करी। अब थोड़ा सा आगे आए, जब ये सिद्धांत आया था तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पड़ोसी थे उनसे हमारे संबंध कैसे, तभी ना आप इसकी प्रासंगिकता को उस समय समझ सकते हैं और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है तब आप और ज्यादा जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो बताइए कि गुजरात सिद्धांत के समय भारत की विदेश नीति की जो स्थिति थी वो 1990 के दशक में जब यह सिद्धांत सामने आया तो भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जैसे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद, शरणार्थी संकट,
व्यापार असंतुलन, जो जल संसाधनों को लेकर तनाव की जो स्थिति थी। और उसमें भी आप देखेंगे तो भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद था। जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी बांग्लादेश था, उससे हमारे जो संबंध थे वो, क्योंकि गंगा नदी आप लोग जानते ही होंगे कि भाई वो बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में भी जाती है, और नदी जल बंटवारे को लेकर के समस्याएं थी, और ये काफी तनावपूर्ण मुद्दा था उस समय पर। नेपाल के साथ व्यापार एवं पारगमन को लेकर के मतभेद था, और श्रीलंका के साथ जो समस्या थी वो तमिल मुद्दे पर लिप्टे का बहुत ज्यादा उधर प्रभावी होना, और श्रीलंका की सरकार को ये लगना कि भारत जो है वो हमारे देश में लिप्टे के माध्यम से अनावश्यक घुसपैठ कर रहा है, या हमारी संप्रभुता को जो है वो थ्रेट पहुंचा रहा है। तो 3 उदाहरण तो आपने यही दे दिया कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे। एक हमारा पड़ोसी है, उसके संबंध में क्या, जब से वो बना तो हमसे ही है, लेकिन कैसे संबंध रहे हैं हम आप देख ही रहे हैं। वर्तमान में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसकी तो चर्चा ही करना बेकार है। सबसे फर्जी पड़ोसी है हमारा, और क्या किया जाए भाई, पड़ोसी वही है कि इनको बदला नहीं जा सकता, और हम लोग भी अभिशप्त है इसके दंश को झेलने के लिए। हालांकि सरकार जो है इस बार बहुत ही शानदार प्रयास किया है, उसकी जो नापाक हरकतों पे करारा जो प्रहार करके। चलिए, तो ऐसी स्थिति में सिद्धांत ने कुछ ठोस परिणाम भी दिए। किस सिद्धांत ने? गुजराल सिद्धांत ने। जब ये आया तो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा जल समिति को लेकर विवाद था उस पर हस्ताक्षर हुए, और इस समस्या का जो है वो समाधान कर दिया गया। मतलब तत्काल जो है हम बांग्लादेश के साथ जो हमारे एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के, उसको जो है हमने रिजॉल्व कर दिया। फिर नेपाल के साथ भी व्यापार एवं ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। और जहां तक वर्तमान में गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता का प्रश्न है, इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब जब ये आया था उसी समय, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, या कुछ हद तक श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हो गए। श्रीलंका के साथ थोड़ा सा और लंबा चीजें चली, क्योंकि वहां लेटे जो प्रभाकरन उसके नेता थे वो काफी एग्रेसिव थे, और उसको लेकर के कायदे से एक मूवमेंट भी चलाना पड़ा श्रीलंका सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी जो तलखी थी उस तलखी को दूर करने में गुजराल सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। अगर फिर आगे देखा जाए कि वर्तमान में इसकी जो प्रासंगिकता है, तो सबसे पहली प्रासंगिकता है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने। अब इसमें बताइए कि दक्षिण एशिया वर्तमान में सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। इस दिशा में सार्क के माध्यम से एक कोशिश तो की गई, किंतु भारत पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों की वजह से यह मंच बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारा दक्षिण एशिया है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, और आप वर्तमान में देख ही रहे हो कि सारे देशों का अपना अपनी डबली अपना राग है। मतलब यहाँ यूनिफिकेशन नहीं है, मतलब ये यूनाइट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक प्रयास सार्क के माध्यम से किया गया, लेकिन आप जानते ही हैं कि सार्क में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, और भारत पाकिस्तान के संबंध इतने तनावपूर्ण है कि इसके सफलीभूत होने की संभावना न के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र जो उम्मीद की किरण दिखती है वो दिखती है कौन? गुजराल सिद्धांत हमारा। कि ऐसी स्थिति में गुजराल सिद्धांत पड़ोसियों के साथ विश्वास एवं सहयोग के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि भाई कूटनीतिक डायलॉग के लिए एक मंच होना चाहिए, और गुजराल सिद्धांत जो हमारा है वो पाकिस्तान को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों के साथ ये एक अवसर भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ नेबरहुड फर्स्ट वाला व्यवहार करेंगे, उनके दुख सुख में सहभागी होंगे, उनके आर्थिक विकास में हमारा योगदान होगा। तो ये सारे प्रयास हैं। तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सामान्य बनाया जा सकता है। तो ये पहली प्राथमिकता है वर्तमान में गुजराल सिद्धांत की। जब सार्क सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में या वो नेपथ्य में जा चुका है,
चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने में, क्योंकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे देशों में चीन के निवेश एवं प्रभाव ने भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित किया है। ऐसे में गुजरात सिद्धांत जो है बेहद उपयोगी हो सकता है। तो गुजरात सिद्धांत हमारा क्या कहना है, जैसे भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के माध्यम से गुजरात सिद्धांत की भावना को आगे बढ़ाती है। भाई वर्तमान में अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो भारत को हर तरीके से घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले समय में अगर हमारी जो है एक संप्रभुता को एक बड़ी चुनौती दे सकता है तो भारत दे सकता है, क्योंकि भारत भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और ऐसे में जो उसकी विश्व में अमेरिका के बाद जो नंबर 2 की जो पोजीशन है तो उसको भी चुनौती मिल सकती है। तो भारत को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और यही कारण है कि आप देख रहे हो कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनको चाइना अपने चाहे वो मोतियों की माला एक उसने योजना चलाई थी, या अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, या जितने भी इसकी योजना है भारत को घेरने की है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका के हम्बनटोटा में बंदरगाह बना रहा है, फिर म्यांमार को वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है भारत के खिलाफ। बांग्लादेश वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे जो करीब शेख हसीना के साथ बहुत बेहतर स्थिति में हम थे, आज मोहम्मद यूनिस की भाषा बदल गई है। तो वो क्यों बदल गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाइना भारत से बेहतर विकल्प है। हालांकि वो चाइना की वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहा है, विद्वान व्यक्ति है, उनको ये जानना चाहिए कि चाइना जो है जिसके सर पे हाथ रखा उसी को वो भस्म कर दिया। और उदाहरण आप श्रीलंका में देख सकते हैं कि महिंद्रा राजपक्षे भी एक समय चाइना की गोदी में जाके बैठे थे, और हुआ क्या हाल के वर्षों में आप लोगों ने घटनाक्रम देखा ही होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी जो है वो बहुत ज्यादा दक्ष है, कौन, हमारा गुजरात सिद्धांत। और इसकी जो सागर पहल है या जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। आप इसका भी उल्लेख करें। देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना, ये हमारे 2 बैच चल रहे हैं हमारे संस्थान के द्वारा। एक तो हमारा है अब की बार मेंस पर, और दूसरा हमारा जो बैच है वो 16 से शिखर है। ये दोनों बैच ही 2 अलग समूह के बच्चों के लिए है। पहला बैच अब की बार मेंस पर आप नाम ही से जान रहे हो, इस बार जो बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, और बहुत ही टारगेटेड बैच है। आप लोग जो भी बच्चे अभी इस बैच से नहीं जुड़ पाए जुड़िए। अगर आप हमारे संस्थान से दिए गए PDF को भी पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही शानदार स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं इससे कहीं ज्यादा, यहाँ तो हम डेली आपको एक प्रश्न करा रहे हैं और यहाँ हम आपको 8 से 10 प्रश्न डेली करा रहे हैं। कितने प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, केवल आप इनको भी यदि पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये हमारा जो है वो 16 से शिखर बैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट पीसीएस मतलब 25, 26 या 27 के लिए अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो इस बैच से जुड़े, ये फाउंडेशन बैच, और क्योंकि प्रक्रिया सेम होगी, आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको लेकर के भेजना होगा, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। बस काम क्या होगा कि यहाँ ये बैच बहुत फास्ट चलेगा। फास्ट की यहाँ जितना भी आप प्रश्न कर पाए आप मांगिए संस्थान से, संस्थान आपको देगा, आप उसको लिख के दिखाइए और संस्थान चेक भी करेगा, मॉडल आंसर देगा। यहाँ क्या है कि पर डे जो है वो 2 से 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आप इसको लिख करके देंगे। इसको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो चेक करेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर आपको मॉडल आंसर देंगे। और ये प्रयास आपके प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से कराया जाएगा। इसमें PYQ भी हम कवर कराएंगे और संभावित प्रश्न भी कवर कराएंगे। तो दोनों चीजें हैं। आप जिसके लिए भी योग्य हो आप दोनों बैचों में से आप चुनाव कर सकते हैं और इसको जुड़िए। नंबर बिलिंग कर रहा होगा, आप फोन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉपी भेजेंगे, जो प्रश्न हम देंगे उसका उत्तर लिख करके संस्थान द्वारा मूल्यांकन होगा। जो भी देखिए कमी है वो बताई गई है। यदि आपका आधा नंबर भी काटा गया तो क्यों काटा गया है, और फिर आपको सेम डे ही मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप लोग इसे जुड़े, इसका लाभ।
फिर अगला जो है कि आतंकवाद एवं सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में आतंकवाद एवं सीमा संघर्ष इस क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मतलब जो हमारा दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, वहाँ आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि अन्य पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत क्षेत्रीय स्थिरता को जो है वो मजबूत भी कर रहा है। जैसे अगर अफगानिस्तान में भारत की विकास परियोजनाएं और भूटान के साथ उसकी साझेदारी सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देती है। और ये सारे प्रयास में के अगर मूल में देखा जाए तो कहीं न कहीं जो हमारा अतीत से चला आ रहा है कि भाई अगर हम एंशिएंट काल से देखेंगे तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करते हैं। और वो हमारे आजादी के बाद जो हमारी नीतियां बनी, जो हमारे विदेश नीति, उसमें हमने पंचशील को अपनाया, उसमें जो है हम अहिंसात्मक विदेश नीति की तरफ बढ़े और हम सॉफ्ट पावर की कूटनीति की तरफ बढ़े। तो वो सारे प्रयास जो गुजरात सिद्धांत में है। और आप जोड़ करके बताइए कि इसका जो है जो हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे संबंध आज बेहतर है, चाहे अफगानिस्तान के साथ, चाहे भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ हम बहुत बेहतरीन स्थिति में थे। यही स्थिति मालदीव के साथ भी विगत कुछ वर्षों पहले थी। ये अलग बात है कि सरकारें बदलती हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी प्राथमिकता होती है और कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि भारत चूंकि हम एक सहिष्णु देश है और हम जो है वो लाभ लोग की भावना से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करते। अतः भविष्य हमारा, ये लोग फाइनली जुड़ेंगे हम ही से। चीन की चालबाजी लोगों को एक समय के बाद समझ में आएगी। और देखिए अभी क्या है कि श्रीलंका को बेहतर तरीके से समझ में आ गई और वर्तमान में जो हमारे श्रीलंका के संबंध बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश से बेहतर थे, मोहम्मद यूनुस डाइवर्ट हुए हैं, साल 6 महीने के बाद उनको भी स्थिति समझ में आ जाएगी, वो भी भाग करके आएंगे। तो ये सब चीजें विदेश नीति में चलती रहती है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिसियां रही हैं वो बहुत ही शानदार रही और बहुत सकारात्मक रही और उसका परिणाम भी जो है वो बहुत सकारात्मक है भारत की छवि को मेंटेन करने को लेकर के देश दुनिया में। फिर आर्थिक एकीकरण में भी अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण के इस युग में आर्थिक एकीकरण और व्यापार सहयोग जो क्षेत्रीय समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में भी BBIN, ये तो आप सुने भी होंगे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल है, पहल द्वारा इन देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है, जिसके पीछे आप गुजरात सिद्धांत की ही भावना को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर वर्तमान में जो अर्थ है वो वर्तमान में क्या हर समय बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहा है और ये कूटनीतिक वैदेशिक रिश्ते, कूटनीतिक रिश्तों को निर्धारित भी करते हैं। तो भारत का तो ये उद्देश्य रहा ये गुजरात सिद्धांत के माध्यम से कि यदि हम सशक्त हो रहे हैं तो हम अपने पड़ोसियों को भी सशक्त बनाएंगे, मतलब उनको भी जो है प्रगति का वो अवसर मुहैया कराएंगे। और इसी के माध्यम से जो BBIN कहा है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल शामिल है, तो बहुत ज्यादा जो है आर्थिक गतिविधियों के साथ मतलब व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया जा रहा है। या इन क्षेत्रों को यदि लग रहा है कि भारत जो है हमारे आधारभूत संरचनाओं का विकास कर दे, तो भारत समझिए कि बहुत कम कीमत पर वहां की आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कर रहा है, उनकी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल, भूटान तो पूरी तरीके से हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो ऐसे प्रयास जो है वो भारत के द्वारा किए जा रहे हैं और जिसके मूल में है तो यही अपना गुजरात सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन और जो साझा चुनौतियां हैं इसके भी समाधान में गुजरात सिद्धांत जो है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा रहा है। और आप बताइए कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, जल संसाधनों का प्रबंधन आज दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो है। गुजरात सिद्धांत का सहयोगात्मक दृष्टिकोण इन मुद्दों से निपटने में भी मदद कर रहा है। हालांकि ये सारी चीजें पॉजिटिव है, कुछ गुजरात सिद्धांत की सीमाएं भी हैं। और वो सीमाएं क्या है कि आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा जो है वो आदर्शवादी है। और आप देख भी रहे होंगे वर्तमान में कि अगर जो हमारे बुद्धिजीवी हैं जो गुजरात सिद्धांत की पूरी तरीके से अनुशंसा करते हैं कि भाई इसको बनाए रखने की जरूरत है, तो वहीं कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इसकी प्रासंगिकता पे भी प्रश्न उठाते हैं कि भाई
जब हमारे पड़ोसी जो है इतने अवसरवादी हैं, और उदाहरण वर्तमान में बांग्लादेश का ले लीजिए, या हमारा एक नैसर्गिक पड़ोसी ऐसा मिल गया कि जो हमको हर समय तंग करता रहता है पाकिस्तान को लेकर के, या जब जिसको जरूरत रहती है, हम तो सॉफ्ट पावर की तरह, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना की तरह, हम पंचशील के सिद्धांत की तरह, हम अहिंसात्मक विदेश नीति की तरह सबके लिए दरवाजे खोले रहते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, उसमें यथाशक्ति योगदान भी देते हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि नेपाल को हम सहयोग देते रहते हैं, कोई भी समस्या होती है हमारी सेना सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन बदले में हमको मिलता क्या है कि जैसे ही उनकी गर्ज निकलती है वो हमको आग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस दिशा में इसकी आलोचना होती है कि ये जो है सिद्धांत बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी है, जो वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को संबोधित करने में असफल रहा है। साथ ही भारत की उदारता कभी कभी पड़ोसियों के द्वारा कमजोरी के रूप में देखा गया है। मतलब भारत की जो उदारता की जो नीति अपना रहा है, तो जो पड़ोसी देश है उनको लगता है कि भारत, हम तो कुछ भी मनमानी तरीके से करते रहेंगे, भारत को का तो स्वभाव ही ऐसा है, या भारत एक कमजोर देश है। तो एक नई अवधारणा जो है उनमें डेवलप हो रही है गुजरात सिद्धांत को लेकर। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को पट्टे पर देना, और नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं का उभरना, साथ ही मालदीव एवं बांग्लादेश के साथ वर्तमान में कूटनीतिक संबंधों का सबसे न्यूनतम स्तर पर होना, ये जो है गुजरात सिद्धांत के एक तरीके से, फिर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके प्रभावी न होने का उदाहरण है। भाई हम तो आपके लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, रेड कारपेट बिछाए हैं, बाहर फैला करके स्वागत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हो रहा है कि भाई श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो कहीं कहीं चाइना के उसमें नियंत्रण में है, और सोचिए वो कितना ज्यादा सामरिक दृष्टि से हमारे जस्ट नीचे बैठा हुआ है। और श्रीलंका में हमने कितना धातु संस्थाओं को लेकर के विकास किया, वहाँ जो तमिल उग्रवादी गुट था, कायदे से तो वो हमारे अपने लोग थे, अगर हम चाहते तो, हमारी सरकारें चाहती तो छद्म रूप से हम श्रीलंका को बहुत हट पहुंचा सकते थे, लेकिन वो हमारा चरित्र नहीं था। हम वहां से भी उसके समाप्ति की दिशा में प्रयास किए, और उसको लेकर के हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, उनकी आतंकवादी घटना में डेथ भी हुई, उसके पीछे लिट्टे की ही भूमिका निकल के आती है। तो हमने तो इतनी बड़ी कीमत चुकाई आपके यहाँ स्थिरता शांति बहाल करने के लिए, और बदले में आप क्या दे रहे हैं कि हमारे ही पैर के नीचे जो है आप चाइना को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं हम्बनटोटा बंदरगाह के रूप में। फिर नेपाल भी देख रहे होंगे कि जो ये माओवादी सरकार है, ये जो है जब तक राजतंत्रात्मक है तब तक हमारे नेपाल के संबंध काफी बेहतर थे, और ये जो माओवादी हैं, जो केपी शर्मा ओली है या जो प्रचंड रहे हैं, ये लोग भी अवसरवादी राजनीति करते हैं। जब भारत से कुछ लेना होता है तो भाग आते हैं, दिल्ली का दौरा कर लेते हैं, उसके बाद चाइना की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो कुछ समस्याएं हैं इस सिद्धांत को लेकर के। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो अभी मालदीव में जो मौजूद की सरकार आई है, ये तो इंडिया को बाहर भगाने के कैंपेन के साथ ही आए हैं, और ये एकदम से जो है वो इंडिया अगेंस्ट इनका रहा है। हालांकि भारत का विरोध करके इनको समझ में आ गया, और वर्तमान में ये कुछ सकारात्मक जा रहा है, और ये सही भी है कि हमसे चूंकि हमारी स्थिति ऐसी है, प्लस हमारे बुद्धि विचार ऐसे, मतलब हमारे क्या, हमारे देश के, आपका बना रहना हमारे लिए, मतलब आपका बना लिया आपके लिए अपरिहार्य है हमारे लिए। और बांग्लादेश की स्थिति तो मैंने चर्चा करी है। तो इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गुजरात सिद्धांत अपने पड़ोसियों के संबंधों को बेहतर करने को प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, जब क्षेत्रीय शांति, आर्थिक समृद्धि और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक। मतलब अगर ये सारी चीजें है, आर्थिक समृद्धि, साझा चुनौतियां और क्षेत्रीय शांति को अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो गुजरात जो सिद्धांत है उसको और ज्यादा अपनाने की जरूरत है। हालांकि इसे आधुनिक चुनौतियों जैसे भारत की वर्तमान
नेबरहुड फर्स्ट नीति और क्षेत्रीय पहले इस सिद्धांत को जो व्यक्त करती है। दक्षिण एशिया में चीन का जो बढ़ता प्रभाव एवं आतंकवाद के संदर्भ में और सशक्त बनाने की जरूरत है। मतलब आप निष्कर्ष में यही बता रहे हैं कि जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है ठीक पॉलिसी, लेकिन चूंकि चाइना का जो विस्तारवादी जो नीति है, चाइना जो अपना रहा है, या फिर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमको अपनी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन करने की भी जरूरत है। तो निष्कर्ष में आप इसकी प्रासंगिकता को तो बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन की जो जरूरत है उसका भी उल्लेख करें, और वो तब जरूरी है जब चाइना और पाकिस्तान को उदाहरण देते हैं किस तरीके से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न करते हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यही करता हूँ, बहुत शानदार प्रश्न था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आप न केवल विराट सिद्धांत को समझे होंगे, उस समय की परिस्थितियों में कैसे कार्य कर रहा और वर्तमान परिस्थितियों में भी इसकी कैसी प्रासंगिकता बनी हुई है, विशेषकर तब जब सार्क पूरी तरीके से असफल साबित हो रहा है और जब भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन क्या करिएगा, ऐसे प्रश्न में थोड़ा बहुत आपको भी धैर्य बना के सुनने की जरूरत होगी। ये कुछ हमारे लिंक्स है, सबसे पहले तो समृद्धिया ये सब टेलीग्राम, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये तो हमारे चैनल है, एक तो यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि आईएएस का, और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला चैनल है। और इसमें देखिए मेरा ये फोटो भी देखिएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यदि अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा के लिए कितने उपयोगी हैं आपको ये पता चल रहा होगा। इस चैनल पे भी आपको बहुत सारे वीडियो हमारे पढ़े मिलेंगे और निकट भविष्य में पढ़ते भी रहेंगे। आपको यदि हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो, 73030750 पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।